बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे पुराने FAR 1 में खुशी होती है उनको देख के कि वो आगे आगे आ रहे हैं, और वही कुछ बच्चे ऑडिट वाले भी हैं, तो अब पता लग रहा है कि वो FAR 1 से यहाँ पर आ रहे हैं, तो दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब बिफोर हम FAR 2 की पहली क्लास का आगाज़ करें, हमें पता होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू FAR 1, FAR 2 इज़ मोर क्लोज़र टू द रियलिटी। यानी जो स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा अप्लाई होते होंगे वो आपको किस सब्जेक्ट में दिखेंगे? FAR 2 में। तो ये मोर क्लोजर टू रियलिटी भी होगा, इसको समझने में परखने में मज़ा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं पर टेक्निकल हैं, मज़े की हैं। कॉम्प्लेक्स भी होंगी पर क्योंकि ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट कोई मैं 2017 से देख रहा हूँ, इसकी बुक की एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक चीज़ मेरी अपने हाथ की बनाई हुई है, तो दैट विल मेक यू फील लाइक थिंग्स आर ईजी, क्योंकि उसमें सब चीज़ें जमा होते पिछली सारी कैरी फॉरवर्ड होती होंगी। और उसमें किया ही है मैंने इस बार बुक के अंदर कि जो आपका हमेशा एक सवाल होता है ना कि बेंचमार्क क्वेश्चंस का, वो मैंने किया ही है कि आखिरी में एक सेक्शन डाल दिया है। वो सेक्शन है कोई 40-45 सवालात का, तो आपको उसमें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो आपको वो वाला मसला हल हो गया कि सर बेंचमार्क बता दें आखिर में क्या होंगे, वो मैंने अलग कर लिए हैं। अच्छा, वो पास पेपर नहीं है, पहले तो वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने एक ही टॉपिक के 3-4 सवाल रखे हुए हैं, कि ऑब्वियसली अभी एक ही सवाल में आप सब टेस्ट कर लोगे तो इलॉजिकल बात है। तो मैंने 3-4 सवाल ऐसे बेंचमार्क रखे हैं जो पूरे स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। क्विजेज आपको रेगुलर मिलेंगे, वो बिल्कुल न्यू बुक है मेरी, वो आज कंप्लीट हो जाएगी, कल सबमिट हो जाएगी, ऑडिट की आज आ जाएगी, फिजिकल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे। तो वो है, तो ये मैंने चेंजेस किए हैं हम, क्योंकि एग्जामिनर ने अपना पैटर्न चेंज किया। लकीली मैं तो मतलब खुश हूँ इस बात पे कि FAR 1 का पेपर इस बार हलवा आ गया, पर यू एक्सपेक्ट दैट व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू डू इन दिस करंट अटेम्प्ट इन FAR 2 एज वेल। तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी है, पास पेपर से कहीं गुना ऊपर करनी है। मैं सारी क्लास में कराऊंगा, इसमें बच्चों ने मुझसे कसम भी उठवाई है इवन FAR 1 में, ऑडिट में तो वैसे भी, कि रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो आप भी कमिटेड रहें, मैं भी कमिटेड रहूँगा, रिकॉर्डिंग का चक्कर हम ख़त्म कर देंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है। सही जी। तो आप कुछ पूछ रहे थे? कुछ भी नहीं, चलें ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं, ये वादा है मेरा। बेंचमार्क क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। देखो बेंचमार्क क्वेश्चंस तो एक तो मैं लाइव करा ही दूंगा ना यहाँ पे, फिर वो बेंचमार्क अलग क्वेश्चंस होंगे जो आपकी नज़र से कभी भी नहीं गुजरे होंगे, वो आखिर में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं वही क्लास में कराए हुए वापस आपको दूंगा तो वो तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? जो न्यू सिनेरियो होगा। सही जी। मैंने इस बार ये ऐड किया है, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉमिस ही है। मतलब जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो कह रही हैं कि सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी उनको, मतलब ये है कि बच्चे कह रहे हैं आप लाइव ही पढ़ाइएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दीजिएगा। तो जी जी, आ जाए। तो वो FAR 2 की क्लास है बिल्कुल। तो ये ओके, छोटे टॉपिक्स भी लाइव लेक्चर होंगे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि भाई इस क्लास में आने से पहले कल से जो मैसेजेस चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि भैया वादा करें कि आप रिकॉर्डिंग, चाहे वो छोटा टॉपिक ही क्यों ना हो, तो वो मेरी कमिटमेंट है आपसे, प्रॉमिस है। बट ये है कि फिर अगेन उस पर ये नहीं रोना होना चाहिए कि सर क्लास 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, सब यहाँ से तैयार करके जाएंगे। यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट है भाई, पक्की बात है। चलें ओके, पहला टॉपिक हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी क्लास का, जो कि बड़ा टेक्निकल भी है, मज़े का भी है। इस बार आया नहीं था तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार आ जाएगा, जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9। अच्छा, जब मैं इस चैप्टर का आगाज़ करता हूँ, इस चैप्टर का पहला सफ़ा खोलता हूँ, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप 2 लोगों की अकाउंटिंग सीखेंगे। पहला व्यक्ति कौन है? इन्वेस्टर। दूसरा व्यक्ति कौन है? इशूअर। यानी कोई आपसे पूछे IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितने लोगों की अकाउंटिंग है? 2 लोगों की। पहला कौन है? इन्वेस्टर। दूसरा कौन है? बहुत हाई लेवल बात की। अब आओ एक एक करके बात करते हैं। आप अज्यूम करें कि आप हैं कंपनी ए, आप हैं कंपनी ए। अच्छा, आपके पास सरप्लस कह लें, एक्सेस कह लें, कैश अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है भाई? कैश अवेलेबल है। ये किसके पास अवेलेबल है, जल्दी बताओ? इन्वेस्टर के पास। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं बेवकूफाना हरकत करके इस कैश को अपने पास रखूं
या कहीं इन्वेस्ट कर दूं। ये बात आपने याद रखनी, कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। सही है ना भाई? देखें वापस से, ये स्टैंडर्ड आपको अकाउंटिंग सिखाएगा दो लोगों की। उसमें से पहला शख्स कौन है? इन्वेस्टर। दूसरा कौन है? मुझे इन्वेस्टर इशूअर का मतलब नहीं पता, अभी एक एक करके बिल्ड करेंगे उसको। आज की पूरी क्लास में डेफिनेशन पे जाया कर दूंगा, समझ आना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अच्छा, मैंने कहा एक इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को हम कह रहे हैं वो कंपनी ए है, इसके पास सरप्लस कैश अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, वो जैसे ही इन्वेस्ट करने गया उसको मिली एक कंपनी बी। अच्छा, कंपनी बी ये कह रही है कि मुझे पैसे की नीड है। हाँ भाई, कंपनी बी को क्या है? पैसे की नीड है। कंपनी बी पता है क्या करेगी? सुनना, कंपनी बी करेगी ये कि वो उड़ के अपने शेयर इशू करेगी, फाइनेंस रेस करेगी। क्या करेगी? अब एक एक जार्गन इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी सोच है। फ्री के नंबर निकलेंगे। मैं थ्योरी भी इस बार कराई है, बुक में तो है ही, मैं आपको सब लिखवा दूंगा जर्नल में, आप रिवाइज वहां से करना, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट भी हो जाएगा। तो ये हम इस बार हमने किया है ज़्यादा, ये एडिशनल कि हम वो कवर कर लेंगे बुक के अंदर ही। सही जी, और तुम जर्नल पे लिखवा दूंगा ताकि वो एक ही चीज़ रिवाइज करो, थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। आगे मैंने कहा कंपनी भी कह रही है कि मुझे पैसे की नीड है, मैं क्या इशू करना चाह रही हूँ? शेयर्स। अच्छा, कंपनी बी जब शेयर इशू करेगी तो वो कैश डेबिट करेगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देगी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जब ये हरकत कंपनी ने की तो ये किस कंपनी ने हरकत की है? कंपनी बी ने। इसको क्या चाहिए जल्दी बताओ? पैसे चाहिए। इसने इसके अगेंस्ट में, पैसे मांगने के अगेंस्ट में क्या इशू किया? जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटी भी कहते हैं, या तो हम यूं कह लेते हैं ना इसको, शेयर्स सिक्योरिटी। शेयर्स आपको पता है ना, कागज का पन्ना होता है जिस पे लिखा होता है कि ये कंपनी के शेयर्स इस कंपनी ए के नाम पे हैं, तभी उसका नाम क्या है? इशूअर। पहले तो इस जार्गन्स को क्लियर करो। इन्वेस्टर का मतलब है जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसे दे रहा है। इशूअर का मतलब क्या? जो पैसे, पर उसको इशूअर क्यों कहा गया? क्योंकि वो सिक्योरिटी शेयर इशू कर रहा है। वो बोल रहा है ये लो शेयर्स, मुझे पैसे दो। ये शेयर सबूत है कि कंपनी ए कंपनी बी की मालिक है। अगर मैं बात समझा पाया, कंपनी ए कंपनी बी की, अगर फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग बंदों की करते हैं, कंपनीज की करते हैं, कंपनीज की करते हैं। आज अगर मेरे पास पैसा हो, अज्यूमिंग, तो मैं किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने जाऊं तो क्या वो शेयर्स मुझे मिलेंगे? हाँ या नहीं? वो कंपनी शेयर इशू करेगी, इसलिए उसका नाम क्या है? इशूअर। मैं पैसे दे रहा हूं, मेरा नाम क्या है? इन्वेस्टर। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? देखो वो सिंपल एक बात कह रहा है, सिंपल एक बात कह रहा है। यहां पे दो लोगों की अकाउंटिंग सीखेंगे, इन्वेस्टर, इशूअर। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा देगा। इशूअर कौन है? जो पैसा, पर वो पैसे लेके क्या दे रहा है बदले में? शेयर्स। आप बोलेंगे शेयर इशू कर रहा है, तो जो सिक्योरिटी इशू हो रही है ना, कागज का पन्ना इशू हो रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है इशूअर। ये शेयर इशू करके मार्केट से पैसे उठाता है। याद है हमने कैश फ्लो में सीखा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये जो इशूअर है ये फाइनेंस ले रहा है लोगों से, किस मद में? शेयर्स की मद में, इसलिए इसका नाम क्या है? इशूअर। हम कौन है? इन्वेस्टर। पहले बताओ दोनों जार्गन्स का मतलब समझ आता है? एक बेसिक बात की है हमने। ऑनलाइन वालों एक सवाल है, सर शेयर इशू कहां करेगी, डायरेक्टली करेगी या पीएसएक्स पर? नहीं, डायरेक्टली भी करेगी, सब्सक्रिप्शन होती है ना। ये आईपीओ करेगा, बोलेगा कि भाई मैं अपने शेयर इशू करना चाहता हूं, जो जो खरीदना चाहता है आ जाओ। तो हम अगर खरीदना चाहते हैं तो हम कौन कहलाए? इन्वेस्टर। जो इशू कर रहा है वो कौन कहलाया? हमारी जेब से पैसा जाएगा, उसकी जेब में पैसा आएगा। सिंपल कहानी है, इशूअर इन्वेस्टर। दूसरा सवाल, इन्वेस्टर कंपनी हो, अगर वो दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले अगर, तो वो भी इन्वेस्टर। बिल्कुल। देखो हम एक कंपनी है, जैसे यूं समझते हैं, मैं कंपनी ए का मालिक हूं, मैं कंपनी ए का, इस एग्जांपल में समझ लो। अब मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूं या कंपनी के जरिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? डायरेक्ट भी कर सकता हूं, और मैं कह रहा हूं जब मेरी कंपनी में खाली पैसा पड़ा हुआ है तो कंपनी के नाम पे शेयर्स खरीद रहा हूं, क्योंकि कंपनी की अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो अब कंपनी बी भी किसकी कंपनी हो गई?
कंपनी ए की। तो यानी आप यूँ स्ट्रक्चर समझे ना, देखा हर किसी कंपनी के पीछे एक ना एक इंडिविजुअल तो होगा ना, पर कंपनीज ऐसे नहीं चलती हैं। मैंने कंपनी ए सेटअप की ना, तो मैं बोलूँगा मेरा पूरा सरमाया इस कंपनी ए में है। अब कंपनी ए आगे कहीं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, हाँ या नहीं? अब तुम मुझे बताओगे, अगर मैं कंपनी ए का मालिक हूं तो इनडायरेक्टली कंपनी, पर कंपनी बी के जो शेयर इशू हुए हुए होंगे वो मुझे नहीं हुए हुए होंगे, कंपनी ए को हुए हुए होंगे। तो दिस इज हाउ वी कॉल इन्वेस्टर एंड इशूअर रिलेशनशिप। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है? पहले तो आपको मार्केट में एंटर कराना है मैंने, ताकि लॉजिक समझ आए कि अकाउंटिंग कैसे होती है, इशूअर कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है। अब एक दो सवालात, चलें जी इनडायरेक्ट वाली बात रिपीट कर लेते हैं। मानिया मैंने कुछ भी नहीं कहा, बड़ी बेसिक प्यारी सी बुनियादी बात कही। मैंने कंपनी ए बनाई, उसमें एक्सेस पैसे पड़े हुए हैं, हाँ या नहीं? अच्छा, एक्सेस पैसे क्या मैंने पैसे की मद में रहने दिए या आगे इन्वेस्ट कर दिए? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये आकाश इन्वेस्ट कर रहा है या कंपनी ए? अच्छा, अगर ये कंपनी ए इन्वेस्ट कर रही है, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, अगर ये कंपनी ए इन्वेस्ट कर रही है तो वो अपनी मद में कर रही है, जबकि मेरा ही पैसा है, वो मेरा लीगल राइट है। तो अब जो कंपनी बी शेयर इशू करेगी वो किसके नाम पे करेगी? कंपनी ए के। ये लिखा जाएगा कागज के पन्नों पे कि कंपनी ए कंपनी बी की इतने % की मालिक है। बात समझ आ रही है? पर अल्टीमेटली जब मेरी कंपनी ए है तो उसने अगर आगे कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो भी तो मेरा ही पैसा है ना, पर वो नाम पे किसके है? अल्टीमेटली मालिक तो मैं ही हूं। हर किसी कंपनी के पीछे इंडिविजुअल होता है, पर हम यहां पे अकाउंटिंग बंदे की करेंगे कंपनी की? कंपनी की। पहले बताओ एक बेसिक फर्क समझ आता है? बेसिक से, ताकि आपके लॉजिक्स आए, एंट्री बना रही हो तो समझ आए ये सारी चीजें। डायरेक्ट में पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, पर पब्लिक के अंदर हम क्या पब्लिक की अकाउंटिंग कर रहे हैं या कंपनी की? हम यहाँ ये सोच रहे हैं मैं बीइंग अ कंपनी अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो अकाउंटिंग किसके तहत होगी? IFRS 9 के तहत। ये दो लोगों की बात बता रहा है, इन्वेस्टर और इशूअर, ये दो लोगों की बात बता रहा है। हमें उसी पे ही फोकस करना है, उसी की ही अकाउंटिंग सीखनी है। यहां तक हम साथ हैं? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, यहां तक कोई इशू? बेसिक बात बताइए मैंने जल्दी से। अभी हमने बाखुदा चैप्टर शुरू नहीं किया, सिर्फ चैप्टर की थीम देखिए, डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे दो लोगों की अकाउंटिंग है, सारे बच्चों ने बताने, लाइवा कह रही है ओके, अलीना कह रही है ओके, बाकी अलीना दूसरी वाली कह रही है ओके, उमर कह रहे हैं, कशफ ओके जी, वेरी गुड। यानी ये बात हम साथ हैं, ये बात हमें समझ आ गई कि इन्वेस्टर कौन होता है। और अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, सिर्फ मोहब्बत में बताओ, इशूअर को इशूअर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो शेयर इशू कर रहा है, इसलिए वो इशूअर है। हम इन्वेस्टर क्यों? क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं। सिंपल बात है, दो हो गई। अच्छा, अब आगे अगर मैं आपको एक और बात समझा पाऊं, मैं बीइंग अ इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी के क्या परचेज कर रहा हूं? शेयर्स परचेज कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैं इस कंपनी का ओनर बन रहा हूं। ओनरशिप राइट्स आएंगे अगर मैं किसी कंपनी का क्या बन रहा हूं? शेयर होल्डर। क्या बन रहा हूं? तो तभी मैं ओनर हूं। क्या मैं, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, क्या मैं एनुअल जनरल मीटिंग में वोट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, मेरा राइट है भाई, मैं ओनर हूं, मेरा हिस्सा है। जितनी मेरी ओनरशिप है मैं उतना भरम चला सकता हूं, मैनेजमेंट में जा सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, बोलूंगा भाई ये क्या है, मेरे पैसे लगे हुए, मैं ओनर हूं इस कंपनी का। तो ये बात तो समझ आ गई आपको, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रुतबा मिलता है, जो दर्जा मिलता है, वो किसका मिलता है? ओनर का। अच्छा, अब सुनिएगा, इस इन्वेस्टर को दो फायदे होंगे, दो फायदे। एक, या तो प्राइस ऑफ कंपनी बी ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर उसका खरीदा था 50 रुपए का, 10 रुपए फेस वैल्यू के, बाकी 40 आपने प्रीमियम दिया होगा। वो कंपनी इतना बेहतरीन परफॉर्म कर गई कि उसकी शेयर प्राइस 80 पे चली गई, तो ये किसने कमाया? आपने, कंपनी बी ने? वाह, एक एक करके पूछते हैं। ओनर कौन है? कंपनी ए। कंपनी ए। अब वापस समझिएगा, यही तो गेम है। देखो, जब किसी कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाती है ना, यानी मैंने, क्योंकि हम आज इतनी बेसिक बात कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुले, मैंने आपको बोला दिस इज मोर क्लोजर टू द रियलिटी। FAR 1 तो PP डेप्रिशिएट हो रहा है, ग्रांट मिल रही है,
कैश फ्लो बन रहे हैं वो अलग है, ये अलग है, ये कहानी गेम अलग है। तभी मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया, आगे सुने। हुआ क्या, मैंने कंपनी बी का एक शेयर कितने का खरीदा था, 50 का। अब कंपनी बी ने परफॉर्म किया, उसके प्रॉफिट्स आए, मार्केट में ये शोशा चला गया कि कंपनी बी एक अच्छी कंपनी है, तो उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ के 80 हो गई, 80 हो गई प्राइस। पर ये 50 से लेके 80 तक का जो सफ़र है ये मेरा फ़ायदा है। मैं कौन हूँ, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, कंपनी ए। क्या इस बात को आप मानते हो कि मुझे 30 रुपये पर शेयर का फ़ायदा हो गया? किसको, कंपनी ए को। कंपनी ए को फ़ायदा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। किसको फ़ायदा हुआ है, कंपनी ए को फ़ायदा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने लगाए 50 थे, आज उसको मिल कितने रहे, 80। तो 30 रुपये पर शेयर का बैठे बैठाए फ़ायदा हो गया। क्या मैं आज की तारीख पे अगर मैं जितने शेयर्स मैंने कंपनी बी में खरीदे हैं उसको बेचूं, क्या मुझे गेन हो जाएगा? तो क्या कंपनी बी तबाह हो जाएगी या मालिक बदल जाएगा? मालिक बदल जाएगा। ये सुनना था, कंपनी बी का मालिक कोई हो जाए, कंपनी बी अपनी जगह है, उसकी परफॉर्मेंस पे प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। बात समझ आ रही है? एक तो ये फायदा हो गया। अच्छा दूसरा, सर दूसरा फायदा ये होता है कि हो सकता है मुझे क्या मिले, डिविडेंड। तो ये भी तो एक तरीके से इन्वेस्टर का फायदा ही है ना। तो यानी हमने एक बेसिक थीम बनाई है आज। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं शेयर्स में दो वजूहात से, बल्कि तीन कह लें। एक तो मालिक बनने के लिए, दूसरा प्राइस इंक्रीज के लिए, तीसरा डिविडेंड के लिए। पहले बताओ यहां तक हम साथ हैं? पक्की बात है। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ यहां तक हम साथ हैं? तीन वजूहात हैं। तीन वजूहात की वजह से मैं बीइंग अ इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं। और वजूहात के शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं। क्या वजूहात है? ओनर, प्राइस बनना और डिविडेंड। ये तीन बेसिक वजूहात हैं। अगर ये मेरा टारगेट है तो मैं भाई शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। एग्रीड? ये हो गया, मालिक बन गए भाई। अच्छा फिर हमने कहा बाज़ औक़ात होता ये है कि सामने वाली कंपनी जो इशूअर कंपनी है वो कहती है भाई मुझे पैसे तो चाहिए, बट मैं किसी कंपनी में, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूँगा, पहले एक दो चीज़ें। IFRS 9 में से शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे, नहीं अभी आगे आ रहा हूँ ना, उस पर आने तो दो। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये सिखाया है कि दो लोगों की अकाउंटिंग सीखेंगे। पहला हाँ इन्वेस्टर और दूसरा इशूअर। फिर हम कह रहे हैं इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? आपने बोला शेयर्स में। इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने की वजह क्या होगी? ओनरशिप, प्राइस इंक्रीज, डिविडेंड। तो इनकी भी अकाउंटिंग सीखनी है। यस, यानी इन्वेस्टर में इन तीनों की अकाउंटिंग सीखनी है, वो भी सिखाता हूँ आगे जाके। तो पहले फिनोमेना तो क्लियर करो ना कि इस चैप्टर में है क्या, ताकि समझ तो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे हैं हम। यहाँ तक साथ हैं हम? आगे फिर मैंने कहा चलो ये भी बात इस्टेब्लिश हो गई कि इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तीन वजूहात से। अब ज़रा अपने दिमाग को ब्रॉडर रख के सोचना। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, फिर कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। मैंने कहा ये है कंपनी बी, एग्जाम्पल 2 है हमारी ये, एग्जाम्पल 2। अच्छा आपको पता है ना कंपनी बी तो ऑलरेडी बनी हुई है। सर प्राइस इंक्रीज को प्रॉफिट कह सकते हैं? वही तो कह रहा हूँ, प्राइस इंक्रीज किसका प्रॉफिट है, हमारा या सामने वाले का? हमारा। हम कौन है? इन्वेस्टर। बात समझ आ रही है? तो हमारा फायदा है ना कि मेरी, अगर आज मैंने 20 रुपये का शेयर खरीदा, कल को 35 का हो गया, किसका फायदा है? हमारा फायदा है। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो मैं महंगा बेचूंगा। महंगा बेचूंगा तो मेरी प्राइस ऊपर जाएगी। आगे सुने एग्जाम्पल 2, कंपनी बी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कंपनी बी के ऑलरेडी 50 शेयर होल्डर हैं। कितने शेयर होल्डर हैं? 50 शेयर होल्डर हैं। अब मेरी बात समझिएगा, ये 50 शेयर होल्डर अज्यूम करो कि फैमिली मेंबर्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। ये कंपनी को चाहिए पैसा प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। इसने बोला कि अब हमें क्या चाहिए? फाइनेंस रेस करना है। अच्छा तो इसमें से एक चौरंगी ने मशवरा दिया कि यार ये काम करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो बाकी लोग चीख उठे और उन्होंने कहा भाईजान हम अपनी ओनरशिप नहीं देना चाहते किसी को, हमारी फैमिली में रहनी चाहिए, कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए।
बात समझ आई? क्योंकि देखो अगर मैं एक और शेयर होल्डर ले आऊँगा तो डाइल्यूशन हो जाएगी, और हो सकता है वो इतने शेयर्स खरीद ले कि पूरा का पूरा परसेंटेज उनके हाथ में चला जाए, तो ये तो कंट्रोल लूज कर जाएंगे। बात समझ आ रही है? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है सारे बच्चों? जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज आगे फोकस होकर सुनना आगे। अच्छा, फाइनेंस रेज करना है, बट मुझे ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी। ओनरशिप डाइल्यूशन नहीं चाहिए। बोलने भाई जो हम लोग फैसला करते हैं वही रहेगा भाईजान, कोई नया मालिक नहीं आ सकता, कंपनी का नया मालिक नहीं आ सकता। तो फिर इन्होंने बोला यार फिर हमारे पास एक ऑप्शन है ना, हम इशू करते हैं एक डेट सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? अच्छा मेरी बात मेरे बच्चों फोकस होकर सुनना, मेरी बात फोकस होकर सुनना। पहले जो हमने इशू की थी वो, अब किसकी बात हो रही है? फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, अभी भी मैं कागज का पन्ना ही इशू करूंगा, पर उस पर लिखूंगा कंपनी ए ने मुझे उधार दिया है। नहीं है ये बात समझ? कंपनी ए ने मुझे उधार दिया है और मैं उसको इतना इंटरेस्ट दूंगा। डिविडेंड क्यों नहीं कह रहा? सर लोन है सर, ये शेयर्स नहीं है। अच्छा, क्या मैं बीइंग अ इन्वेस्टर इस कंपनी की एजीएम में जाके वोटिंग कर सकता हूं? इसमें नहीं कर सकता। अच्छा, अल्लाह की कसम इन्वेस्टर तो अभी भी हूं। नहीं, देखो अभी अभी आपको सिखाता हूं ना, ये देखो यही तो सीखना है आज की क्लास में। कंपनी ए, अभी भी मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो बैंक भी इन्वेस्टर होता है। ये तो गेम है नहीं ना, गलत है ना। देखो इस इन्वेस्टर, मैं तुम्हें बताता हूं, अभी भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, यही तो सीखना है स्टैंडर्ड में। इसमें भी मैंने क्या की थी जल्दी बताओ? चलो यहां पे बताता हूं। इस इन्वेस्टमेंट का जो नाम है ना वो है राइट टू रिसीव कैश। है इन्वेस्टमेंट, नाम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। नाम क्या होगा? तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है? उसमें क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटी। यहां पे क्या बोलूंगा? वहां क्या बोलूंगा? दोनों केसेस में अल्लाह की कसम मैं इन्वेस्टर हूं। एक में उधार दिया, एक में शेयर्स खरीदे, दोनों में फर्क समझ आता है? पक्की बात है। अच्छा, इस वाली इन्वेस्टमेंट में राइट टू रिसीव कैश, सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ क्या मैंने जिसको पैसे दिए हैं सामने वाले को, क्या उससे पैसे रिकवर करने का राइट है? तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं ये कह सकता हूं ना, दिस इज राइट टू रिसीव कैश। तो क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है? तो इसके पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो कौन सी थी? इक्विटी शेयर्स, शेयर सिक्योरिटी। ये कौन सी सिक्योरिटी है? डेट सिक्योरिटी। हूं मैं अल्लाह की कसम दोनों में इन्वेस्टर, पर वो इक्विटी है, ये डेट है जी। नहीं, फाइनेंसर नहीं। देखो आप नाम तो कुछ भी दे दो कि मैं फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सुनो मेरी बात, नाम तो कुछ भी दे दो ना। फाइनेंस तो मैं इक्विटी के मद में भी प्रोवाइड करता हूं, डेट के मद में भी करता हूं, पर IFRS 9 कह रहा है आपके नाम आपकी अपनी जगह, अब आप इसको इन्वेस्टर बोलेंगे। IFRS 9 क्या कह रहा है? आपके नाम आप अपने जो सोचते हैं आप हजारों नाम रख लें, गुड्डू बोल दो उसको, कुछ भी बोल दे, आपने मेरी जबान में उसको क्या कहना है? इन्वेस्टर। मैं इसको दुनिया जो कहती है वो कहूंगा, दुनिया कहती है इन्वेस्टर, तो आप भी क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं यार, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो उसको उधार देके या तो उसके शेयर्स खरीद के। दोनों में फर्क समझ आता है? पक्की बात है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर रहे हैं अभी फौरन पहले भी इन्वेस्टमेंट थी, अब भी इन्वेस्टमेंट है। पहले कौन सी इन्वेस्टमेंट थी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब कौन सी है? डेट इन्वेस्टमेंट। उसको मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यहां पे कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, अब एक बात, इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कंपनी ए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो जाहिर सी बात है फ्री में दूंगा, सवाब कमाने के लिए नहीं है वैसे, या उसको क्या सही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, इस मेरी एग्जांपल में मेरे बच्चों जल्दी बताओ, कंपनी बी इसको क्या प्रोवाइड करेगी?
प्रिंसिपल तो उसी के पैसे वापस मिलेंगे ना। कमाई क्या है, अर्निंग क्या है, अर्निंग इसकी भाई इंटरेस्ट है। अच्छा एक और बात बताते हो समझने के लिए, प्लीज फोकस के साथ। पीछे भी तो मैं इन्वेस्टर था, वहां पे मेरे कितने फायदे थे, पहला, दूसरा प्राइस, डिविडेंड, यहां पे इंटरेस्ट। अच्छा अब ये क्यों आप बोलोगे वहां पे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, वहां पे क्यों नहीं आ रहा, हर किसी के अपने फायदे नुकसान आते हैं। इक्विटी में रिस्क के प्राइस नीचे आएगी, यहां पे पता है ना सूद है, पक्का मिलना है, सूद ही काम करना है तो ले लो टकाटक, पैसे आएंगे, पैसे वापस, कहानी खत्म। ऐसा है तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये भी है वो भी है, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या लाजमी है कि डिविडेंड लाजमी मिले या डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे? तो वो भी आप रिस्क कैरी करें, इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब अगर मैं यहां पे आपको रुक के एक बात समझा पाऊं, आपके दिमाग में फिक्स करना चाहूं, तो हम ये कहेंगे IFRS 9 टॉक्स अबाउट टू पीपल, इन्वेस्टर और इशूअर। अब आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर में या डेट में, पर वो कहलाएगी इन्वेस्टमेंट, वो कहलाएगी, वेरी गुड यार। एट द सेम टाइम इशूअर कैन इशू टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर सिक्योरिटी और, पहले बताओ मेरे बच्चों, यहां तक आपकी बातें भेजे में फिक्स होती हैं? मैंने सिर्फ डेफिनेशन का एक पार्ट बताया है, इसको जल्दी से 200 की स्पीड में कॉपी करो ताकि आगे लेके चलें जल्दी से। क्लियर है मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों? सर पहले वाली को कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, नहीं देखो मैंने आपको क्या कहा, ये बदतमीजी नाम वाली आपने अब नहीं करनी। IFRS 9 कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं वही नाम है। अब आप इसको गुड्डू चुन्नू जो भी कहना चाहते हो कहो, इन्वेस्टर इन्वेस्टर कहलाएगा। PDF शेयर कर देंगे बिल्कुल जानी। अच्छा पर मैंने अभी आपको एक चीज तो बताई ना, PDF तो मैं दे ही दूंगा, पर हमें सारी नोटिंग रजिस्टर में करनी है। बिल्कुल कर सकती है शहीद। हाँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी डेट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो साथ साथ ना, हम साथ साथ नोटिंग करते रहेंगे। यस हसीब तारिक कह रहे हैं सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप भी मिलती है और डेट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप, जब आप खुद उसको डेट कह रहे हैं मतलब उधार है, वो शराकतदारी नहीं है। बिल्कुल होती है, आगे सीखेंगे। बिल्कुल होता है, साथ बिल्कुल होता है, वो सब आगे आएगा, यही होगी क्लास की टाइमिंग। डेट इन्वेस्टमेंट में कंपनी ए लैंडर है बेसिकली, पर उस लैंडर को भी हम यहां पे क्या नाम दे रहे हैं, इन्वेस्टर। हाँ जी स्क्रॉल करें, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात लिखी हुई है। अच्छा देखो एक अच्छा सवाल पूछा है इसने, कॉपी करते करते सुनो। क्या डेट सिक्योरिटी मोस्ट सिक्योर होती है इक्विटी सिक्योरिटी से? जवाब आता है यस। आप कंपनी लॉ में आपके कोर्स में है या नहीं है, या सीए फाइनल में जाके पढ़ोगे, जब कंपनी डेट इशू करके लोगों से पैसा लेती है ना, तो वो अपनी चीज़ें गिरवी रखवाती है कि अगर मैं पैसा पे ना कर पाऊँ तो वो चीज़ें बेच के पैसे लोगों के दिए जाएंगे, तो वो सिक्योर्ड होती है। सही है, बोले चैप्टर 7 में। अच्छा सही है सही है, इसको हम कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप लोग। नहीं ना देखो, डिबेंचर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपेंड करता है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर होंगे तो हम इंटरेस्ट ज़्यादा मांगेंगे कम मांगेंगे? ज़्यादा मांगेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको जितना सूद कमाना है। और फिर क्रेडिट रेटिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है कि एक कंपनी की रेटिंग क्या चल रही है।
तो वो बताता है कि यार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी, तो ऐसी बात है फिर हमारा रिस्क कम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें। हराम में इंटरेस्ट कमाना तो भाई तुम नहीं करना, तुम पहले वाले ऑप्शन पे चले जाना। तुम्हारे लिए पहला वाला है, हमारे लिए दूसरा वाला है। सही है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, पर स्टिल आप नहीं कीजिएगा। देखो पता तो होना चाहिए ना कि गलत गलत है तो क्यों है, तो उसकी अकाउंटिंग सीख लो, तुम नहीं करना। अकाउंटिंग करने में तो मसला नहीं है ना। कौन सा किधर? हाँ ये ना, पढ़ना तो है ना, करेंगे। देखो शेयर के गेन को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग कैसे, पहले अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दो। अकाउंटिंग शुरू की हमने नहीं, बेसिक कर रहे हैं, डेफिनेशन समझ रहे हैं क्या था कि आगे जाके जब मैं जार्गन्स यूज़ करूँ इन्वेस्टर, तुम बोलो पता नहीं क्या बोल रहे, कौन सा इन्वेस्टर है। नहीं, इसकी स्टेटमेंट नहीं है, इसके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, वो है, वो सीखना है। ओके हो गया, सीट क्लियर है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल नेचर के हैं तो वो भी डेट है। आदिल, अच्छा शहीद ने अच्छा सवाल पूछा, क्या बॉन्ड्स आ सकते हैं? बॉन्ड्स, यस, बॉन्ड भी डेट। देखो पन्ने को कोई भी नाम दे दो डेट सिक्योरिटी का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकते हैं क्योंकि वो रिडीम करने, वापस करने, नाम होना चाहिए वो सिक्योरिटी का। चलें बच्चों, यहां तक हो गया कॉपी? ये लिख लीजिएगा, ऑलरेडी 50 शेयर होल्डर हैं, फाइनेंस रेज करना चाहते हैं, ओनरशिप डाइल्यूशन भी नहीं चाहते, तो अब एक ही तरीका है पैसे रेज करने का, कि डेट सिक्योरिटी। क्लियर है? आओ अभी जादुई तरीके से तुम्हें डेफिनेशन दिमाग में फिक्स करें। यस, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, एक ही बात है, नाम अलग है बस। डिबेंचर सिक्योरिटी, बॉन्ड सिक्योरिटी, नाम अलग अलग है। बिल्कुल लेना चाहिए अलीजे, बिल्कुल लेना चाहिए। चलें ये देखें, हम दूसरे पेज पे जाते हैं IFRS 9 के, तो उस पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं बड़े मासूम तरीके से रीड करता हूं इसको। देखो लिखा हुआ क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि राइज देगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एसेट बनेगा एक बंदे के लिए और फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी। यह बड़ी टेक्निकल बात है जो मैंने पूरी कहानी में सुनाई है, तुम देखो कैसे दिमाग में कैप्चर होती है ये डेफिनेशन वापस से। अ कॉन्ट्रैक्ट which gives rise to a financial asset for one party and equity or financial liability of, अच्छा वन पार्टी दो बार लिखा हुआ है, कितने लोग हो गए? अच्छा अब इसके अंदर जो ये वन पार्टी है, वेरी गुड, ये एक इन्वेस्टर है, और ये जो अनदर पार्टी है, वेरी गुड यार, पहले बताओ ये दोनों बातें समझ आई? अब मैं अगर डायरेक्टली यहाँ आता तो यार वो सेंस ही नहीं बनाता। अब आगे सुने, मैंने बोला भाईजान आप ये अंग्रेजी साइड में रखें, पहले ये बताएं फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट बनेगा, दूसरे के लिए इक्विटी या, अच्छा मैंने कहा फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन बता दो, ये अलग है, वो मेन डेफिनेशन है, पर ये सब डेफिनेशंस हैं। सुनो, मैंने कहा भाईजान फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज आ रही है, सीखा था पीछे जब किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था, वो क्या थे? शेयर्स ऑफ, तो क्या वो फाइनेंशियल एसेट है? यस। अब लॉजिक लगाओ, आप जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो वो भी तो एसेट होता है, पर वो फाइनेंशियल नहीं होता। ये कौन सा है? बात समझ आ रही है? चलें एक और चीज, मैंने कहा और बताओ यार फाइनेंशियल एसेट में क्या आता है? उसने बोला राइट टू रिसीव। अच्छा मैंने कहा अच्छा अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं, उधार दे रहा हूं, मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूं उधार देके, तो वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि वो उसका मतलब है राइट टू रिसीव कैश। यानी अब तुम ये उसको वापस से रीड करो, इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके रीड करते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक बंदे के लिए शेयर्स ऑफ अनदर एसेट बने, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बने, या किसी एक बंदे के लिए राइट टू रिसीव, तो यही तो सीखा था। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे मेरे पास किसी और कंपनी के शेयर्स हैं, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे मेरे पास राइट टू रिसीव कैश है, पर उसकी ब्रॉडर कैटेगरी फाइनेंशियल एसेट है। फर्क समझ आया? एसेट में और फाइनेंशियल एसेट में यही तो फर्क है, तभी तो इस चीज का, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स।
यहां पे हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, उन पेपर, उस कागजों की बात कर रहे हैं, लीगल टाइटल्स की बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। शेयर्स हो गए, डेट सिक्योरिटी हो गई, यही सिखाया ना अभी। अच्छा, फिर मैंने बोला ये जो कैश है, बोला कैश तो होता ही फाइनेंशियल है, कैश तो होता ही फाइनेंशियल है। तो मैंने कहा अच्छा यार सर अब एक बात बताएं। अच्छा वापस से बता देते हैं। ईमान कह रही है सर ये, अच्छा मुझे बताओ ईमान, ये बात समझ आती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट बने, ईमान जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट बने। ओके, फिर मैंने आप लोगों से पूछा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय फाइनेंशियल एसेट, मैंने डेफिनेशन खोल दी, बोला फाइनेंशियल एसेट में आता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो मैंने कहा एक काम करो ना, इसको रिप्लेस करके रीड करो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, यानी मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे मुझे किसी और कंपनी के, पर उसको ब्रॉडर टर्म में क्या कहता हूं, फाइनेंशियल एसेट। बात क्लियर है? अब वो यार बिला वजह तुम्हें 2 नंबर का एमसीक्यूज पूछे और वो बोले व्हाट कंप्राइजेस फाइनेंशियल एसेट, 3 चीजें, वो आपको लिस्ट देते, बोले बताओ इसमें फाइनेंशियल एसेट कौन कौन से, यार देखिए खत्म करो, फ्री के नंबर हैं, पर अगेन वो तब जब पता हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की है। वो जो डेफिनेशन है ऊपर वो किसकी है बच्चों, पर मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता क्या क्या है वो अभी खोल के बताया। बात समझ आती है? यानी अब अगर हम प्योर टेक्निकल पे जाएं तो क्या आप ये कह सकते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा मुझे बताओ टेक्निकल पे जाएं, मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, आप बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट, साथ साथ बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, फाइनेंशियल एसेट आता है। अच्छा फिर एक और बात मुझे सिखाओ, एक और बात मुझे बताओ, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट आता है तो फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आता है, 3 चीजें, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश और कैश इटसेल्फ। बात क्लियर है? यहां तक साथ हैं? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है? यस, अकाउंट रिसीवेबल भी आता है, बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनेंशियल एसेट है। वेरी गुड, पक्की बात है। आगे चलें, अगला कनेक्ट करूं उससे, जल्दी बताओ। बेहतरीन हो गया, आप बने ना बात यहां पे, सुनो इधर, अब आगे सुनो। फाइनेंशियल एसेट को साइड में लगा दिया, आ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड इक्विटी और फाइनेंशियल, मैंने कहा फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या है, उसने बोला ऑब्लिगेशन टू पे। जिस कंपनी ने मुझसे पैसे लिए थे उसने कैश डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था या डिबेंचर पेएबल को, इधर ये इस कंपनी ने क्या एंट्री बनाई होगी, कैश और डिबेंचर पेएबल। अच्छा ये जो डिबेंचर पेएबल है क्या ऐसे ही आया या कॉन्ट्रैक्ट से आया है? अच्छा यही कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले के लिए राइट टू रिसीव कैश है। ये देखो इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या है, नहीं राइट टू पे नहीं, यही तो सीखना है, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। तो अब वापस से इसको यूं रीड्राफ्ट करते हैं ना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक के लिए राइट टू रिसीव कैश है, दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन टू पे है, तो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। पर आ किस वजह से रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। आ किस वजह से रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। पहले बताओ बात समझ आती है, पक्की बात है, क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ क्लियर है? हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट आती है। अच्छा अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो भी तो फाइनेंशियल एसेट है ना, वो कह रहे हैं सर प्रिंसिपल आता है सिर्फ, अगर आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है? है, क्यों? राइट टू रिसीव है, प्रिंसिपल भी राइट टू रिसीव है, इंटरेस्ट भी राइट टू रिसीव है। सर पहले केस में भी लायबिलिटी बनेगी ना, वेरी रॉन्ग, पहले केस में इक्विटी बनेगी। नहीं आई बात समझ? हाँ ना, पहले केस में तो इक्विटी बनेगी ना, क्या वो ऑब्लिगेशन टू पे है या इक्विटी है? यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे लिए शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है उसके लिए इक्विटी है, उसकी ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है, जल्दी बताओ? उसको वापस, अब कंपनी डूबेगी तब देखा जाएगा। हाँ, उसको वापस इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर मुझे किसी और को शेयर्स बेचने तो मैं किसी और को टिका के निकल जाऊंगा, पर क्या सामने वाली कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन है? तो क्या इन्वेस्टर बेच नहीं सकता, किसी और को बेच देगा, मालिक चेंज हो जाएगा, कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे वापस करना है। दोनों में बेसिक फर्क समझ आता है भाई, पक्की बात है। अच्छा
फाइनेंशियल एसेट में जो कैश है वो कौन सा कैश है? भाई अगर मेरे पास कोई भी कैश पड़ा हुआ है मेरे लिए, वो कौन सा एसेट है? पीपी है, वो इन्वेंट्री है या एसेट है? पर एसेट भी कौन सी नस्ल का? फाइनेंशियल एसेट। वो यही बताना चाह रहा है आपको। कैश की एग्जांपल दे दें किस एंट्री से फाइनेंशियल एसेट। देखो कैश इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट है ना। वो कह रहा है कि भाई इसमें कंफ्यूज नहीं है कि कैश कुछ और है। कैश तो होता ही कौन सा एसेट है? फाइनेंशियल एसेट। पहले बताओ बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? जल्दी से सारे बच्चों सारे एक साथ बता रहा हूं मैं, सबने बताना है। वेरी गुड। चलें, हमने कहा सर जब ये हो गया तो अब हम एक प्यारी सी परीक्षा लेते हैं आपकी। अच्छा भाई, अब हमने कहा ये आ गया, विजिबल है। कैश फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ ना? फिर किसने कह दिया भाई? या ये कैसी बातें करते हो? कैश इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट है तो क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ। वो तो है ही डेफिनेशन में। वो तो कह रहा है, इस पे कंफ्यूज ही नहीं होना, कैश तो होता ही क्या है? फाइनेंशियल एसेट। चलें जी। अच्छा, ये हमने बताया कि भाई इसके अंदर यही आता है। ये सब आपको मिल जाएगा, बुक में लिखा हुआ भी है, मैं आपको कॉपी करने के लिए भी दे दूंगा। इधर सुनना, पहला टेस्ट है प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फोकस हो गया, गलत जवाब नहीं देना, आज तक उसने पूछा नहीं है, सारी नई चीजें करवा रहा हूं। प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी आप बताओगे क्या ये प्रीपेड रेंट फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? है? हाँ जी है, नहीं है? नहीं है? हाँ जानी, नहीं है? आप बताएं। नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? वेरी गुड, राइट टू रिसीव कैश नहीं है, ये तो सर्विस एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। तो ये दिमाग में अपने खुला रखना है कि भाई ये आपका एसेट तो है पर फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि इससे पैसा आएगा या एक्सपेंस जाएगा? एक्सपेंस खत्म होगा, एक्सपेंस बुक होगा, दैट्स इट। दिस इज नॉट अ राइट टू रिसीव कैश। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट माय एसेट, आई एम सेइंग दिस इज माय एसेट, बट फाइनेंशियल एसेट नहीं है, नॉन फाइनेंशियल एसेट है। पहले बताओ बात समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी बताएं सारे बच्चे। अब देखो एग्जामिनर अपनी औकात पे आ जाए ना, वो ऐसे सवाल पूछेगा। आप डेबिट क्रेडिट सीख के गए होंगे, वो ये पूछ लेगा सोच के। जी जानी नहीं, बाय डिफॉल्ट सर्विस आप देंगे नहीं, आपने लेनी है। तो आपका राइट टू रिसीव बाय डिफॉल्ट है उसमें या सर्विस मिलेगी? सर्विस मिलेगी ना, तो बाय डिफॉल्ट देखा जाता है कि वो क्या है। ऐसे तो पीपी आपकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ, बेच दो तो राइट टू रिसीव हो जाएगा। आप बेचोगे तो होगा ना, जब तक नहीं है तब तक नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो ओके, हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल एसेट नहीं है। एग्री हम साथ हैं? चलें जी। रीजन, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। पहले बताओ जानी, यहां तक की बात क्लियर है? अगेन मैंने आपको वादा किया है कि इस बार मैं टेक्निकलिटीज के लेवल को अलग ही लेके जाऊंगा। आने दो कोई भी सवाल, हम टेक्निकल टर्म्स पे बात करेंगे। अकाउंटिंग तो बाद में सीखेंगे, बच्चों वाली चीज़ें हो जाएगी। सर कैश वाली बात नहीं समझ आई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेटा अगर आपको कैश मिला होगा तो कोई ऐसे ही दे के चला गया होगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा? हाँ या नहीं? आपने सेल की होगी, सेल से कैश आया होगा, तो वो कह रहा है जो कैश पड़ा हुआ है मौजूद है, उसको कौन से एसेट का नाम दूंगा? नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल? वो भी फाइनेंशियल एसेट है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि राइट टू रिसीव कैश है। तो भाई मुझे बताओ, आपने चीजें बेची, आपके पास कैश मौजूद है, तो वो कैश आपके पास किसी कॉन्ट्रैक्ट से आया होगा या नहीं आया होगा? तो वो कैश जो पड़ा हुआ है, वो कह रहा है भैया ने उसको किसी और एसेट का नाम नहीं देना, नाम क्या है? फाइनेंशियल एसेट। बात समझ आ रही है? चलिए जी, ओके जी, गुड। अब मानिया क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल था ये वाला। आगे चलें अब। बट सर पीपी तो फाइनेंशियल एसेट नहीं है ना, पीपी डिस्पोज करके, तो मैंने अभी यही तो बताया। पीपी को मैंने फाइनेंशियल एसेट कहा या नॉन फाइनेंशियल कहा? मैंने कहा पीपी को बेचोगे, जो उससे रिसीवेबल आएगा वो फाइनेंशियल एसेट होगा। अभी उसकी करंट कंडीशन देखनी है, क्या वो फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। क्लियर है? जो आपका भी सवाल था। अच्छा, अब वापस से, यानी आप बताओगे कि ये अनअर्न्ड इनकम क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं है।
नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? ऑब्लिगेशन टू पे ये अल्टीमेटली इनकम बनेगी। अच्छा आप बोले सर अगर मैंने सर्विस नहीं प्रोवाइड की तो लायबिलिटी, वो तब की तब देखेंगे। अभी एज ऑफ नाउ इसके साथ क्या अटैच्ड है? ऑब्लिगेशन अटैच है या इनकम अटैच है? इनकम अटैच है। दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट कि फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि इसमें कोई ऑब्लिगेशन टू पे, आपने सर्विस डिलीवर करनी है। हाँ सर्विस डिलीवर करने से फेल हो गए और जो रिवर्स होके लायबिलिटी बनेगी वो क्या होगी? ऑब्लिगेशन टू पे फाइनेंशियल लायबिलिटी। पहले बताओ जानी, यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें देख लेते हैं। हमने कहा ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। रीजन क्या है? नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश। कहानी समझ आती है? चलें आगे। हाँ भाई ये जो परचेजेस हैं, क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही बात है, आने तो बा खुदा अब तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर ये तो तब आएगा ना जब आपको पता हो। अब एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा डेबिट क्रेडिट सीख के गया हुआ है और वो ये पूछ ले टेक्निकल चीजें, तो बच्चा तो वहीं पे बोलेगा ना ये क्या कर दिया मैंने, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है इसको कह दिया, तो फ्री के नंबर ज़ाया हो जाते हैं, तो हमने उसको केटर किया है। अच्छा मैं कह रहा सर कैन यू प्लीज जस्ट गिव ओवरव्यू, आई हैव जस्ट ज्वाइंड, मतलब वी आर अबाउट टू फिनिश। जानी इतना सारा पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग देख लिया, मैं बता देता अगर 5-10 मिनट हुए होते, बट हम तो चौरंगी पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं। सही है चलें ओके। मुझे बताएं पहले एक एक करके, जानी अब तुम बताओ वापस से। सो ये बिल्कुल खुले दिल से, ये परचेज जो इन्वेंट्री है क्या ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है? नहीं परचेजेस, परचेजेस फाइनेंशियल एसेट है? ये रायबा कह रही है यस। परचेज की बात कर रहा हूँ, डेबिट फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ये बिकेगी, इससे जो रिसीवेबल आएगा वो फाइनेंशियल एसेट है। ये बात समझ आती है? अच्छा ये ट्रेड पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है? पक्का? क्योंकि ये ऑब्लिगेशन टू पे है, तो आप ये कहेंगे कि सही है फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो हमने कहा बिल्कुल है, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू पे। कहानी समझ आती है? अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बताओ कि अगर आपको एग्जामिनर एक चार्ट बना के दे, हो सकता है ऐसा सवाल है, मेरी तो थिंकिंग है, मैं बोल रहा हूँ ना सब न्यू करेंगे इस बैच में, पास पेपर सारे करा दूंगा पर न्यू चीज़ें करेंगे, और एग्जामिनर आपको कहे कि ये एसेट्स हैं ये लायबिलिटीज़ हैं, इसको फिक्स करो डब्बों में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में, और उसके 8 नंबर का सवाल आ जाए, क्या हो सकता है? खाली मैपिंग करनी है कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, वो सीधा सीधा हो जाएगा। वो उसने बोला कि भाई मुझे अकाउंटिंग तो चेक करनी है, वो साइड में करो, मुझे कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है, फ्री के नंबर होंगे। और इंशाल्लाह हम देखते हैं इसी तरीके के नए नए सवाल करेंगे, जो आज तक नहीं आया वो देख रहे हैं हम पहले, फिर पास पेपर में मैं लाऊंगा, तुम खुद बोलोगे सर ये तो हो ही जाएंगे हमसे। क्लैरिटी है? चलिए जी सर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल एसेट तो नहीं मिला। नहीं तो फाइनेंशियल एसेट किसके लिए? सामने वाले के लिए, जिसने आपको बेचा है उसका क्या है? रिसीवेबल है। आपके लिए क्या है? पेबल है। आ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर पार्टी। तो एसेट और लायबिलिटी आ तो रहा है, दोनों अपने पे क्यों रख के देख रहे हो? दूसरे का भी तो सोचो। उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। चलें जी, नहीं इंशाल्लाह यही आएगा। चलें एक चीज, बैंक लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी है? पक्की बात है, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू पे, मतलब ये तो बहुत सिंपल था, अभी ट्यूनिंग हो गई ना। अच्छा अब एक और चीज जो हमें देखनी है, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, इसको जरा हम नीचे करें। शेयर कैपिटल ये ऑब्लिगेशन टू पे है या इक्विटी है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल है। और वो कैश क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। क्लियर है? वो फाइनेंशियल एसेट है, ये आप नहीं भूलेंगे। चलें जी एक आखिरी चीज, हाँ अब बताओ ये जो इन्वेंट्री है फाइनेंशियल एसेट है? सोच लो। इन्वेंट्री नहीं, बिकेगी तो बनेगी। अभी इमीडिएट इसका जो हाल है ना, वो राइट टू रिसीव कैश नहीं है। हो सकता है कोई ना खरीदे, राइट आएगा तब जब बेचोगे। बाय कॉन्ट्रैक्ट आपका राइट हो रिसीव करने का। बात समझ आती है? तो तब आएगा ये।
जब सेल होगा वेरी गुड, ये बात की ना तुम लोगों ने, मज़ा आ गया। आप इधर नॉट अ राइट टू रिसीव कैश। चलें एक आखिरी पे चलते हैं। हाँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी है? फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी। व्हाई यू आर सेइंग लायबिलिटी, व्हाई नॉट इक्विटी? वापस करने रिडीमेबल है, क्लैरिटी है। चलें जी, तो आपने कहा कि सर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट, आपने कहा इक्विटी डेट है, सही है। ये आ गया हिसाब किताब, हर चौरंगी देख लेते हैं एक बार। ओके, फाइनली अल्लाह करे आखिरी हो, नहीं इसके बाद भी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इक्विटी क्योंकि सर आपने वापस नहीं करना है, इक्विटी हो गई। वाह यार, आप चीते हो गए। चलें, हाँ भाई, टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी तो है बट IFRS 9 के एम्बिट से बाहर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीगल है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। डेफिनेशन कहाँ से शुरू होती है? कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये भी ख्याल रखिएगा एग्जाम में कि अगर वो ऐसी हरकत या बदतमीज़ी आपसे करे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्लिगेशन तो है बट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। डेफिनेशन कहाँ से शुरू होती है? मानिया कह रही है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट ये फाइनेंशियल एसेट होगा। मानिया अभी भी रट्टा लगा रही हो, कैश डेबिट जो होगा वो कैश फाइनेंशियल एसेट है, सेल्स तो P&L आइटम है। पहले तो देखो एसेट है ना या नहीं है, एसेट तो देखो ना, तो कैश इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्या ये टैक्स वाली बात समझ आती है? एग्जामिनर का जिस दिन दिमाग घूमेगा वो इस टेक्निकलिटीज़ के पैरामीटर को क्रॉस करके ऐसे सवालात करेगा। मैं बता रहा हूँ, इस बार सारी न्यू चीज़ें करनी है क्योंकि इस बार वो हाथ हल्का नहीं रखेगा एग्जाम में, क्लैरिटी है। तो हमने ये कहा कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटी ये नहीं है। क्यों नहीं है जल्दी बताओ? क्योंकि सर ये जो ऑब्लिगेशन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। भाई आप मुझे बताओ कि टैक्स वाले ने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि तू मुझे टैक्स देगा, ये कानून में लिखा हुआ है। जबकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्लीज सुनना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहां से शुरू होती है? कॉन्ट्रैक्ट से। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द गवर्नमेंट। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑब्लिगेशन नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आएगी? नहीं आएगी। पहले बताओ, यहाँ तक कहानी समझ आती है? आज की क्लास को मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा और ये पूछूंगा क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ आया, क्या होता है क्या नहीं होता। अगली क्लास में इसकी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग सीखेंगे। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अभी भेज देता हूँ मैं PDF आपको, ऑडिट है कल, मैं अभी भेज देता हूँ आपको।